बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसा कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हम अपने डेली बेसिस पे क्लिनिकल ट्रायल में सैकड़ों मरीज़ों का मुआयना करते हैं। इसी दौरान में बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे हाथ पांव सुन्न होते हैं, मेरी बॉडी का वज़न बढ़ता चला जा रहा है, मेरे पेट का साइज़ डबल हो गया, मुझे नींद नहीं आती और मेरी बॉडी अनकंफर्टेबल जोन में रहती है। ऐसी कंडीशन में हम जब बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर जब क्लिनिकल ट्रायल में हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं या उनके वाइटल साइन लेते हैं या उनकी फ़िज़िकल कंडीशन को देखते हैं या उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो पता चलता है कि पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, ओबीज़ है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, कोलेस्ट्रोल है या किसी भी क्रोनिक डिजीज़ के अंदर सफ़र कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट को ये चीज़ें गाइड की जाती हैं तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने दवाई नहीं खानी, मुझे कोई डाइट ऐसी बता दें, मुझे कोई खुराक ऐसी बता दें, मैं खुराक और डाइट से अपने आप को ठीक कर लूँगी या कर लूँगा। तो मुझे डॉक्टर साहब गोली नहीं खानी, मुझे अगर बीपी भी तेज़ है तो मैंने गोली नहीं खानी, मेरी शुगर भी है तो मैं डाइट से कंट्रोल करूँगी या करूँगा। ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर हम जब पेशेंट को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि वो डेफिशिएंसीज जो आपकी बॉडी में हो चुकी है उसके लिए आपको मेडिकेशन करनी है, आइंदा ना हो उसके लिए आपको अपनी लाइफ पैटर्न को बदलना है और अपने डाइट स्टाइल को चेंज करना है। इन सारे सवालात को, इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर वर्दा कैसर, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यानी माहिर ग़िज़ाइयत हैं और एक वसी तजर्बा रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें रिस्पॉन्स भी किया। और हमारे प्रोग्राम की खूबी ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं। सही। और जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं उन्होंने जो कमेंट्स किए होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। ठीक है। और फिर हमने अपने एक्सपर्ट के सामने डिफरेंट एंगल से वो सवाल रखते हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी व्यूअरशिप ये जाने कि डॉक्टर वर्दा जो है यहाँ तक पहुँचने में किस हर्डल से गुजरी। अच्छा, मैंने तो अगर अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताऊं तो मैंने तो प्रैक्टिस अपनी एजुकेशन के दौरान ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ में थी कि मैंने अपने आप को मेडिकल फील्ड में लेकर आना है। एक होता है ना कि आपकी कोशिश होती है कि आपके नाम के साथ एक डॉक्टर लग जाए या एक मेडिकल फील्ड में चले जाए, तो उसके लिए तो मैंने अपनी फील्ड के दौरान ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। मेरा 5 ईयर से एक्सपीरियंस है पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, उसके साथ मैं वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट थी, तो मेरा 5 ईयर्स पहले मैंने उधर काम किया था। उसके बाद मैंने स्लीम मेमोरियल हॉस्पिटल से लास्ट 3 ईयर से एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। वहाँ पे मैंने एक पूरा ट्रे सिस्टम सेट किया है, जो आपके सारे एडमिटेड पेशेंट्स हो गए उनको क्या खाना जाएगा, क्या नहीं जाएगा, उनको प्रिस्क्राइब करके वहाँ पे कैफ़े पे पूरा सेटअप करके कैफेटेरिया के शेफ़ को बताकर और हर हाइजीन को प्रॉपर रखते हुए हर पेशेंट को खाना जाएगा। ठीक है। तो हमने इतना पूरा सेटअप किया। ठीक है। नहीं तो आपको ये माहिर ग़िज़ाइयत बनने का शौक़ कैसे है? माहिर ग़िज़ाइयत बनने का पता नहीं, ये मेरे से ज़्यादा मेरे भाई की नेमत है मेरे पे, क्योंकि ही फोर्स्ड मी कि तुम इस फील्ड की तरफ जाओ, लेटर ऑन इसका स्कोप बढ़ेगा। इवन कि मेरा स्टार्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अगर मैं अपनी फील्ड से दूँ तो पहला साल तो बस मैं धिक्के से चल ही रही थी कि चला दो इसको, लेकिन उसके बाद मुझे आहिस्ता 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 इस चीज़ में खुद ही इंटरेस्ट पैदा हो गया था। ठीक हो गया। तो इसमें कोई हर्डल्स आई आपको, कोई मुश्किलात आई या इजीली आप इस प्रोसेस? इजीली, क्योंकि मुझे शायद मेरा इंटरेस्ट इतना पैदा हो गया था। इंटरेस्ट इस तरह पेशेंट देखने का, पेशेंट से मिलने का, एक होता है ना कि आपके दिल में एक हमदर्दी पैदा हो जाती। मैंने कोई एक 6-7 मंथ शौकत खानम के साथ काम किया था कि मेरे हाथ से मेरा जो उधर से शौक़ पैदा हुआ था ना, वो वाला शौक़ और वो वाली चीज़ ना मेरे अंदर शायद आज भी है कि अगर आपकी वजह से किसी को 1% भी फ़ायदा होता है तो आप शायद इससे बड़ी आपके दिन की बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा वर्दा, अगर हम बात करें डाइट प्लान और डाइट हैबिट्स की,
ठीक है। तो ये दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे? अच्छा, डाइट प्लान तो आप गूगल से भी पकड़ लें, किसी भी जगह से आप लिखेंगे आपको एक डाइट प्लान चाहिए, मैंने तो आपको डाइट प्लान जाएगा। लेकिन अगर आप डाइटरी हैबिट्स की बात करें तो वो आपको कहते हैं माइंड टू हार्ड गेम है, कि अगर आप नहीं अपना दिमाग उस तरफ ला सकते कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी है, तो कोई ज़बरदस्ती आपकी डाइटरी हैबिट्स नहीं चेंज कर सकता। कैसे? डाइटरी हैबिट्स आप तब तक नहीं चेंज कर सकते जब तक आप खुद इस चीज़ को गौर से ना देखें कि आपने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना है या इस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करेंगे तो डाइटरी हैबिट्स आपकी नहीं चेंज होंगी। डाइट प्लान आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी से ले लें। ठीक है। अच्छा, आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कॉन्शियस रहते हैं अपनी इस हेल्थ सिलसिले को में लेकर। कि डॉक्टर साहब मेरा जो ना वेट ना बढ़े, मैं खाऊं सब कुछ लेकिन वेट लेकिन ना हो बढ़े। कुछ ना। हाँ। तो इसके लिए अगर हम उनको बेहतरीन गाइडलाइन दें तो क्या होगी? अच्छा, हमें मैनेज और बैलेंस डाइट लेकर चलनी चाहिए। अगर तो आपको कोई कॉमॉर्बिडिटी नहीं है, अगर आपको ब्लड प्रेशर, आपको शुगर या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, तो उसकी चीज़ें तो और हैं, उसमें तो आपको बहुत चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, साथ मेडिकेशंस को भी लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं है, तो आप किस चीज़ से मैनेज कर सकते हैं? आप हर चीज़ को पोर्शन साइज में लेकर आए। ठीक। खाना, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, लोग ये समझते हैं कि डाइटिंग का मतलब है आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन डाइटिंग का मतलब ये नहीं है आप सब कुछ छोड़ो। डाइटिंग का मतलब ये है कि आप सब कुछ खाओ, बट एक एक उसकी पोर्शन साइज पे आपको उसकी कैलोरीज इनटेक, आपको उसके ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता हो, आप उन चीज़ों को उस हिसाब से कंज्यूम करो। ठीक हो गया। तो आज के दौर की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंगो का सीज़न होता है, तो वो लोग जो अपनी वेट रिडक्शन जर्नी पे होते हैं, क्या वो मैंगो ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो कितने पोर्शन में ले सकते अच्छा, अगर आप ले सकते हैं ना, तो आप हाफ मैंगो पर डे ले सकते हैं, बिकॉज मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को एक नॉर्मल लोगों को समझाऊं कि ये क्या होता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि एक खुराक हमारी बॉडी में जाकर हमारे शुगर लेवल को कितना बढ़ाती है। ठीक है, अगर एक फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में जाकर वो एक कार्बोहाइड्रेट स्पाइक क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए हमें उसको देखते हुए लो जीआई वाले फूड्स लेने चाहिए। अगर आप पर्सन इज़ फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव, तो हमें उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। बाकी अगर हम पाकिस्तानी अवाम को देखें तो यहाँ पे तो अगर मैं मैंगो मना करूँगी तो वो एक लेंगे, अगर मैं एक दूंगी तो वो दो लेंगे, इसलिए मैं मना ही कर देती हूँ कि एक तो वो फिर भी लेंगे ही लेंगे, मैं मना भी कर दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर साल में 3 महीने वो कोई मैंगो यूज़ कर लें और अगले 9 महीने बिल्कुल ना लेने में करें, तो ये मसला बैलेंस हो नहीं, सकता है? मसला नहीं है, बट अगेन पोर्शन साइज ये है कि अगर आप मैंगो को 5-6 क्यूब्स आप ले भी लें तो वो एकदम बहुत ज़्यादा स्पाइक तो नहीं करेगा, लेकिन अगर ठीक। आप एट अ टाइम बैठे बैठे 4-5 मैंगोस खा रहे हैं तो वो तो कहीं भी सूटेबल नहीं है। अच्छा, आजकल ना हमने वर्दा एक चीज़ देखी है, बेशुमार चूँकि टूल्स की, जैसे आपने बात किया कि आप गूगल के ऊपर अगर लिखें डाइट प्लान तो आ जाएगा, लेकिन गूगल को ये तो नहीं पता लिखने वाला कितना मोटा है, ऐसे ही है, उसका साइज़ क्या है, उसकी हाइट क्या है, हैबिट्स क्या उसको हैं, बीमारियाँ कौन सी चल उसके रही घर हैं। में कुकिंग हैबिट्स क्या हैं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उसको एलर्जीज क्या हैं, ये तो नहीं गूगल को पता होगा। तो इसलिए फिजिकली जो है वो किसी चेक भी कराना। माहिर ग़िज़ाइयत को मिलना वो और प्रॉपर उनके साथ अटैच रहने से ही फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा, क्योंकि देखिए जब आप किसी के साथ मिलते हैं, 1-to-1 सेशन करते हैं, वो आपके एलर्जीज का भी पूछता है, उसको आपके बातों से अंदाज़ा हो जाता है आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं। कुछ आपकी एडिक्शन होती है कि कुछ लोग कहते हैं हम ये नहीं छोड़ सकते, बाकी हमसे जो मर्जी चीज़ें छुड़वा लें। ठीक है, फिर आपके कुछ घर के पैटर्न्स चल रहे होते हैं, फिर हमारे यहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ पे रिलीजन डिफरेंसेस हैं, कुछ रिलीजन नॉर्म्स आ जाते हैं। अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी, ये मुस्लिम्स कम्युनिटी को देखेंगे तो दोनों की ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होते हैं। अगर हम दोनों को देखें तो आपके रिलीजियस नॉर्म्स को भी हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए आप गूगल पे सर्च लाजमी कर सकते हैं, बट इट इज़ नेवर ऑथेंटिक अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है। अच्छा, इसमें हम अगर ये देखें कि विच टाइप ऑफ डाइट प्लान मोस्ट सूटेबल फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, अगर हम शुगर की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है, तो हमने उसको डाउन करना होता है, तो इसके लिए कौन सा एक अच्छा डाइट प्लान होगा? अच्छा, अगर हम डाइट प्लान देखें तो हम इसमें लेग्यूम्स, ओट्स, बार्ले, ये वाली चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड फ्लोर्स मिलते हैं। हमारे घरों में अब आटा वो वाला यूज़ नहीं होता, चक्की का आटा, या पहले होता था कि बार्ले, ओट्स, इनको मिलाकर एक मल्टीग्रेन आटा बनाया जाता था, लेकिन अब जो मल्टीग्रेन आटा भी मार्केट में है वो भी फोर्टिफाइड है, वो भी ये नहीं अगर आप कहेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो ऐसा नहीं है। और इवन कि जो नॉर्मल आटा है वो ज़्यादा वाइट फ्लोर है और उसके अंदर होल व्हीट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप लें लाजमी, लेकिन गो फॉर अ होल व्हीट
स्वीट थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा आप खाने में सब्जियां सारी खाएं, कोई मसला नहीं है उसमें। आप उसके अलावा चिकन लें, कोई मसला नहीं है। आप लेग्यूम्स इनको अपनी उसमें डाइट में ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करें, जिसमें दालें आ जाती हैं, आपके चिकपीस आ जाते हैं, आप उनको लें, यानी प्रोटीन का प्रोटीन्स लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्लांट चीज़ सोर्स हमने प्रोटीन्स जो होती जी, हैं। जैसे आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम देखें, अगर हम नेचर को समझें ना, कुदरत को, तो जहाँ पे प्रोटीन होगी वहाँ फैट भी होगी, ऐसे ही है। क्योंकि हर चीज़ जो है ना, जैसे हम फाइबर की बात करते हैं तो जो भी आपने अगर कार्ब, नेचुरल कार्ब देखें तो ऊपर फाइबर की लेयर होती है, लेयर यानी होती हर है, फ्रूट ऐसे ही जो है हर वो फ्रूट के उसके अंदर ऊपर आता होता है। है, ठीक है। तो अगर फ्रूट टाइप 2 डायबिटीज वाला खाना चाहे तो वो कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो बिल्कुल नहीं खा सकता, और कौन से ऐसे हैं जिनको इजीली ले सकता है? अच्छा, एप्पल ले सकता है, कोई ठीक। मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अमरूद ले सकता है, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा पीच ले सकता है, कोई मसला नहीं है। मैंगो मॉडरेशन है, ये ठीक है। बिल्कुल क्विट नहीं। वाटरमेलन का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो भी नहीं ले सकते, ठीक है। ना ले सकने का ये मतलब नहीं कि ले ही नहीं सकते, इट्स ऑल अबाउट कि आप उसकी मॉडरेशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं। ठीक है। बेरीज आप सारी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आजकल खुबानी आई हुई है, आप वो ले सकते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी मैंगो, बनाना, मैंगो, डेट्स, बनाना है, वाटरमेलन, ये तीन पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स में ज़्यादा है। ग्रेप्स। ग्रेप्स भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ये नहीं नहीं नहीं, ये है कि अगर आप ले रहे हैं तो once or twice a week in moderation, that's it। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको इससे नहीं ज़्यादा ले नहीं। सकते। अच्छा, हम ये अगर ये कहें कि कैन कार्बोरेट कटिंग हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर वगैरह, तो इसमें हम कितना कट लगा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट के अंदर, के जो आपके ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखे? अच्छा, आप हर चीज़ पे कार्बोहाइड्रेट्स क्विट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को क्विट करेंगे तो मतलब हम कीटोजेनिक डाइट में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। वो तो एक नॉर्मल बंदे को हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। हम हर चीज़ में, आप अगर कोई चीज़ होल भी ले रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नेचुरल कार्ब्स तो मौजूद है ही है। आप एक फ्रूट भी ले रहे हैं, फ्रूट में अगर आप सॉल्युबल फाइबर्स ले रहे हैं तो साथ आपके कार्बोहाइड्रेट्स तो मौजूद है। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को क्विट नहीं कर सकते, आप हेल्दी कार्ब्स की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह अगर आप नॉर्मल पर्सन देखें विदाउट एनी कॉमॉर्बिडिटी, तो 50 to 60% उसकी डाइट कार्ब्स पे मेंटेन करती है। तो आप 50 to 60% कार्ब्स लें, लेकिन गो फॉर अ हेल्दी कार्ब्स रादर देन वाइट फ्लोर, वाइट शुगर, इन चीज़ों को क्विट कर दें। हम बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि अपनी चीज़ों से वाइट चीज़ों को निकाल दें, वाइट फ्लोर को निकाल दें, वाइट शुगर को निकाल दें, वाइट राइस को निकाल दें। ये आपकी ज़िंदगी की आधी बीमारियों को ख़त्म कर देंगी। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने वाइट राइस की बात की, तो लोग अक्सर हमारे पास जब आते हैं तो वो कहते हैं जी वाइट चलो छोड़ दूं, तो ब्राउन या बिरयानी तो इजीली खा सकते वो हैं। यही कहते हैं कि क्या पुलाव इसमें बना लें या कुछ नहीं। ये नहीं, देखें जो वाइट राइस होते हैं ना, उसके ऊपर से ब्रांड हटा दिया जाता है, ठीक है। ठीक। वो इतने रिफाइंड होते हैं कि हम उसको कहते हैं कि आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस बना लें, देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस ऑफ यानी फ्लेवर। ब्राउन राइस बनाने में या उसको खरीदने में भी फर्क है, वहाँ पे ब्राउन राइस अलग होते हैं? वो ब्राउन राइस अलग है, या सिर्फ बनाने कलर वाला चेंज नहीं करने नहीं से? नहीं, बनाने वाले अलग होते हैं। वो थोड़ा सा वाइट राइस से टाइम ज़्यादा लेते हैं, उसके ऊपर ब्रांड होता है, उसको गलने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है। वो पानी भी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, तो इसलिए कहते हैं कि ब्रांड राइस ले लें, वो आपकी बॉडी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल रखेगा रादर देन वाइट राइस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं, चूंकि ये तो हमने टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर ली, अगर हम टाइप 1 की बात करें जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही होती, आपने बाहर से इंसुलिन लेनी होती है। तो उनके लिए क्या ऐसी सूटेबल डाइट होती है कि जो वो अपना नाश्ता कैसे करें, अपना लंच डिनर, इसको किस तरह वो मेंटेन रखें? अच्छा, अगर आप नाश्ता करना, अगर मैं एक सैम्पल डाइट प्लान बनाऊँ तो आप ब्रेड के साथ एग लें, साथ कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लें, ठीक है। इससे आपकी एक मैनेजेबल हो जाएगा। अगर आप दोपहर का नाश्ता ब्रेड में भी आजकल कुछ लोग ब्राउन ब्रेड लेते हैं, होल अच्छा, ब्रेड है, मिल्की मार्केट ब्रेड में है। 3 किस्म की ब्रेड्स हैं। वाइट ब्रेड तो वाइट ही है, उसमें मिल्की वाइट की ही ऑप्शन है, ठीक है। एक ब्राउन है, एक ब्रैन है, ठीक है। ब्राउन सिर्फ कलर है, ब्राउन ब्रेड नहीं है। ब्रैन ब्रेड जिसके अंदर आपको पूरे रेजिन्स फील हों, वो हेल्दी ब्रेड है, ठीक है। ब्राउन और ब्रैन में कलर डिफरेंस है, ब्राउन में सिर्फ कलर है। बहुत सी लोकल मार्केट्स, जिस तरह हर सोसाइटी में मार्केट्स खुली होती हैं, उनमें अक्सर ब्राउन ब्रेड भी बिक रही है और लोग ले भी रहे हैं उसको ब्रांड ब्रेड समझ के, लेकिन वो सिर्फ कलर है, उसमें और वाइट ब्रेड में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रांड ब्रेड वो है जिसके अंदर ब्रांड इंक्लूडेड है, आपको खाते हुए फील हो कि नहीं यार ये वाइट वाली ब्रेड नहीं है, वो वाली ब्रेड लें, ना कि ब्राउन वाली हार्डी कलर डिफरेंस वाली लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। एक तो ये वाइट और ब्रांड ब्रेड का डिफरेंस हो गया। दूसरा, ब्रांड ब्रेड के साथ एक होल एग कुछ भी नहीं कहता। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें शुगर है, हमें ब्लड प्रेशर है, हम एक अंडा खाएंगे हमें कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है, ये मिथ्स हैं, ठीक है। आप एक अंडा ले सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहेगा एक अंडा, ठीक है। हाँ, इफ़ अ पर्सन इज जिम पर्सन या कोई इस तरह, तो वो अगर 4-5 एग्स ले तो हम उसको कहते हैं कि रादर देन टेकिंग होल एग्स आप एग वाइट्स ले लें। लेकिन ये कि हम आपको 1 होल एग पर डे कुछ नहीं कहता। साथ आप 1 सीजनल फ्रूट लें, उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम दोपहर के खाने में जाएंगे तो दोपहर के खाने में आप एक रोटी लें, ठीक है, रोटी के साथ घर का सालन, ठीक है, साथ आप सैलड लास्ट में लें। सैलड में ये है कि जो आपकी बॉडी में डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करेगा, जो आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं उसको बेहतर कर लेगा। सेम विद द डिनर। अगर आप इनके बीच में कुछ लेना चाह रहे हैं तो आप सैलड्स ले सकते हैं, आप घर में बने शामी कबाब ले सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम ये देखते हैं कि जैसे ये डायबिटिक पेशेंट होता है ना, टाइप 1 का हो या 2 का हो, उनको एक बड़ी ये कन्फ्यूजन होती है कि मुझे खाने की टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, रात को कितना जल्दी खाऊं, सुबह कितना जो है ना वो उनका फास्टिंग भी हो जाए। तो उसमें आप क्या गाइड करती हैं कि उनके खाने की टाइमिंग्स क्या क्या होनी चाहिए? अच्छा, खाने की टाइमिंग सुबह जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मैक्सिमम आप 8 to 9 के दरमियान कर लें, ठीक है। फिर अगर आपको हम कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें 3 मेजर मील्स की जगह, ठीक है, आप 6 मील्स पर डे कर लें। 6 मील डे से क्या होता है, 6 मील्स पर डे से क्या होता है, आपकी डाइजेशन बेहतर हो जाती है, आप छोटी छोटी कैलोरी सरप्लस बार बार ले रहे होते हैं, आप एनर्जी डिप्राइव भी नहीं होते, ठीक है। 12 बजे आप कोई भी फ्रेश फ्रूट ले लें या फ्रेश फ्रूट का शेक ले लें, जिस तरह बनाना शेक ले लें घर में अगर आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप एप्पल जूस ले लें या पीच जूस ले लें, कोई मसला नहीं है, आप 1 ग्लास उसका ले लें। फिर आप दोपहर को एक रोटी, सालन, साथ सैलड का बाउल, साथ हम कहते हैं एक स्मॉल बाउल ऑफ योगर्ट ले लें, ठीक है, वो आप किसी भी रायते की फॉर्म में ले सकते हैं। फिर आप शाम को ग्रीन टी के साथ कोई भी आप घर में बने कबाब ले सकते हैं, कोई भी होममेड, नोट ये वो जो आपको फ्रोज़न मिलते हैं वो नहीं, होममेड आप नगेट्स, जूस, ये चीज़ें ले सकते हैं। और फिर डिनर आप अपना 7 to 8 के दरमियान कर लें कि मैक्सिमम 8 o'clock तक आप लोगों का डिनर हो गया, ठीक है। और फिर रात को सोने से पहले आप कोई कावा ले लें ताकि आपकी डाइजेशन बेहतर हो जाए, जिसमें हम उसमें कहते हैं ज़ीरा लौंग, वाइट ज़ीरा लौंग, इसका आप कर लें, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने मिल्क शेक और जूस की बात की, हमारे आजकल जितने भी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं या डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो शदीद मुखालफत करते हैं कि किसी किस्म का मिल्क शेक और जूस किसी बंदे के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता। तो इसमें रियलिटी एक तो कहते हैं कि आप पील उतार देते हैं तो आधी चीज़ें तो उसके मिनरल, वाइटामिन, वो चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को जूस देती हूँ मैं पील उतारने का कभी भी नहीं कहती, हाँ मैं उसको अच्छे तरीके से वॉश करने का लाजमी कहती हूँ, यानी आप कहती हैं वॉश करके पानी में गिरा, हाँ, कि उसको पील ना उतारें, क्योंकि बहुत से ऐसे माइनर मिनरल, माइक्रो मिनरल, वो मिनरल्स, वाइटामिन होते हैं जो आपके पील में ही होते हैं। आपका फाइबर की सबसे रिचेस्ट सोर्स आपका पील होती है, आप उसमें करें। ऊपर से वो मना किस तरह करते हैं, वो अपनी जगह इसलिए ठीक होते हैं कि जब आप एक ग्लास बनाते हैं तो आप उसके अंदर 3 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स की जा रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक फ्रूट से तो इतना सा जूस निकलता है, तो जब आप पूरा ग्लास बनाते हैं तो 3 to 4 सर्विंग ऑफ फ्रूट एट अ टाइम जा रही होती है, जिसकी वजह से वो एक ग्लास पीने में एक ग्लास लगता है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर जाके जो तबाही करता है वो 4-5 फ्रूट्स वाली करता है, क्योंकि तो फ्रुक्टोज भी उसके अंदर हाई हो जाता है। तो वो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप लेना भी है तो गो फॉर द हाफ ग्लास, जिसके अंदर 1 से 2 फ्रूट जाएं बस, और डोंट ऐड एडिशनल शुगर। जो फ्रूट का अपना और पानी है, गो फॉर दैट, आप एडिशनल शुगर ना ऐड करें, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। क्योंकि जैसे आप मिल्क शेक का अगर कहती हैं तो मिल्क शेक भी सेम यही कंडीशन आ जाती है। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर वर्दा के साथ हमारी मज़े की गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आज हम मज़े की गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि आपके खाने पीने से मुतल्लिक़ है कि अगर आप शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, हेपेटाइटिस है या कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, या आप अंडरवेट हैं, तो इसमें कौन से ऐसे डाइट प्लान, कौन सी ऐसी खुराक आपको लेनी है, कौन से ऐसे फ्रूट खाने हैं जिससे जो है वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी एक्टिवेट रहे और आपको इंडाइजेशन भी ना हो, कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, और इस तरह आप एक अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो हमारी आज की मोस्ट पॉपुलर मेहमान डॉक्टर वर्दा कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, जो मोस्ट एक्सपीरियंस भी हैं और मोस्ट फेमस शख्सियात भी हैं। वो अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर जो भी गुफ्तगू है वो आपके साथ बेस्ड ऑन साइंस जारी रखे हुए हैं। अच्छा, जैसे आपने मिल्क शेक की बात की,
मिल्क शेक का भी यही कॉन्सेप्ट है कि लोग 5-6 बनाना डालेंगे उसके अंदर, और 3-4 चम्मच चीनी डालेंगे, डालेंगे। दूध डालेंगे, उसके अंदर अपने लैक्टोज हैं, ऐसे ही तो है। वो एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाएगा कि जो अगले 8-10-15 घंटे के लिए आपकी आपकी बॉडी के लिए बॉडी enough तुम्हारी होगा। ऐसी है। तो मिल्क शेक शुगर और ब्लड प्रेशर वाला बंदा क्या उसको यूज कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस तरह? अच्छा, मिल्क शेक ये इफ़ अ पर्सन वांट टू टेक अ मिल्क शेक, ठीक है, अगर तो शुगर वाला पेशेंट है तो उसको हम बनाना मिल्क शेक तो रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज वो ऑलरेडी हाई इन जीआई होता है, ठीक है। और वैसे अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें, ब्लड प्रेशर हो और अगर उसको शुगर ना भी हो, तो हम कहते हैं एक बनाना, हाफ ग्लास मिल्क, आपने बस इसको मिक्स करना है विदाउट एनी शुगर, ठीक और है, ये आप कंज्यूम कर लें, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल स्वीटनर्स हैं आपके बनाना के अंदर। वो आपको इस तरह का टेस्ट नहीं देंगे कि आप कहेंगे आप क्या ही पी रहे हैं। अगर आप उसको शुगर के बगैर भी पिएंगे तो वो कंज्यूमेबल होता है। ठीक है, 1 बनाना एंड हाफ ग्लास मिल्क। ठीक है। अच्छा, अब हम जैसे ये बात कर रहे थे डायबिटीज को, तो हमने कर लिया कि इनका क्या क्या होना चाहिए, बाकी पेशेंट टू पेशेंट वेरी वेरी करता करता है है। कि हर पेशेंट की फिजिक, उसकी जेंडर, कंडीशन हाइट, और वेट, उसका सारी रहन चीज़ें। सहन सारा मामला बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर हम अब बात करते हैं हेपेटाइटिस की, आजकल हम देखते हैं लोगों को जॉइंटिस हो जाता है, पीले यरकान की शिकायत होती है, लोग कहते हैं पीलिया हो गया, कालिया हो गया। कालिया हो गया। तो इस दौरान में लोग जो है वो बगैर किसी ज़रूरत के गन्ने का रस और डिफरेंट इन किस्म चीज़ों के की पी रही होता है। शुरू कर देते हैं। तो जॉइंटिस को रिड्यूस करने में, रिकवर करने में कौन सी ऐसी डाइट होनी चाहिए जिससे उसको हेपेटाइटिस के मसाइल जो है वो रिवर्स हो सके? अच्छा, लोग इसको कहते हैं कि फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए, लास्ट में नहीं वो आप गन्ने का जूस लें या किसी स्पेसिफिक का जूस लें, आपने अपना फ्लूइड इनटेक बस अच्छा रखना होता है, ठीक है। वो आप पानी से रखें, वो आप घर की किसी भी चीज़ से रखना लाजमी नहीं है वो किसी स्पेशल जूस से होगा। दूसरा, आप प्रोटीन डाइट लें, ठीक है। प्रोटीन डाइट किस तरह लेनी है, वो भी ये नहीं है कि आप दिन रात मटन की यखनियाँ, बीफ की यखनियाँ या पाए खाते रहें। ये भी नहीं करना कि जॉन्डिस से निकल कर आपको हार्ट अटैक होता हो। समटाइम ऐसे होता है ना कि आम टाइम के अंदर ना खानदान में उस तरह की आपको वो प्रेफरेंस नहीं दी जाती, नहीं दी जाती, तो जब वो बीमार होता है वो कहता है आपको जो आता ज़्यादा है, दी जाती है, ऐसे ही है। वो कहता है और आप यही मोहब्बत ना, कर रहे हैं तो चलो आते चाहे जो भी आता है, तो वो यही है कि लोग इतना वो फैट ले लेते हैं इसी के दौरान कि आप जिधर भी प्रोटीन लेंगे आप उसको हाई फैट में तो लेकर जा ही रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया, पाए खाओ, मटन खाओ, बीफ खाओ, जबकि ऐसा नहीं है। आपको तब भी डाइट मॉडरेशन में ही रखनी चाहिए। आफ्टर 14 डेज अगर आप डाइट मॉडरेशन में रखेंगे तो आप वीकनेस से निकल आएंगे। उसमें भी कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपने एक ही रेड मीट की तरफ जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा ये सेशन है इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है ओवरवेट। ठीक है। आजकल लोगों को बहुत बड़ा मसाइल है ओवरवेट, वो वजन उनका बढ़ जाता है। है। तो इसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द सेफेस्ट, द मोस्ट इफेक्टिव वेट रिडक्शन डाइट प्लान? वो क्या होगा? यानी एक अच्छा डाइट प्लान और एक आम बंदा जिसको समझ भी आए और उसकी अफोर्डेबिलिटी भी हो। ठीक है। नॉर्मल, सबसे पहले तो आपका बॉडी का इनटेक और आपका बॉडी का आउटपुट, इस चीज़ को आपने मेंटेन रखना है। कैसे? आप सारा दिन बैठ के डाइट करते रहेंगे और आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो खाली उस डाइट का भी अकेले कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए फॉर ऑल दी ऑफिस वर्किंग पीपल, फॉर ऑल दी पीपल जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अपनी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी लेकर आएं। फिजिकल एक्टिविटी का एक यही गलत कॉन्सेप्ट है कि हम जिम नहीं जा सकते, हम योगा नहीं कर सकते। योगा, जिम फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप एक वॉक भी स्टार्ट करेंगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट के लोग कहते हैं कि वॉक हमसे 10 मिनट होती है, 15 मिनट होती है। एक मैं ये कॉन्सेप्ट दूर करना चाहती हूँ, वॉक का टाइम तब स्टार्ट होता है जब आपको पसीना आना शुरू हो जाए, उससे पहले वॉक नहीं होती। यहाँ पे पसीना आना शुरू होता है तो हम बैठ जाते हैं कि हमारी बस होगी, तब से तो आपका फैट बर्न स्टार्ट होता है। पहले 10-15 मिनट जब आप वॉक कर रहे होते हैं आपकी बॉडी एक वार्म अप स्टेट पे होती है, ठीक है। जैसे ही आपको पसीना आना शुरू होगा, आपने उसके बाद से 15, 20, 25 जितने मिनट आप इजीली वॉक कर सकते हैं आपने उतनी करनी है। पहले 1-2 हफ्ते आप 25 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकेंगे क्योंकि आपकी बॉडी इस चीज़ को बिल्डअप कर रही होती है। 1-1.5 हफ्ते बाद आपकी बॉडी उसको 45 या घंटे पे ले जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, खाना सब कुछ है लेकिन रिफाइंड फूड कोई नहीं खाना, ठीक है। रिफाइंड फूड किस तरह नहीं खाना? रोटी खानी है तवे जितनी नहीं खानी, हाथ या सीढ़ी जितनी खानी है। 6 इंच की रोटी खानी है, तवे के अंदरूनी साइज, अंदरूनी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ के ऊपर भी उन्होंने लाइनें लगी होती है। हमारे यहाँ पे तवे जितनी तो रोटियां बनती हैं कि घर में शुगर पान का अंदाजा लगाना हो ना तो तवे जितनी रोटी बनाओ। अगर हम क्वेटा और केपीके की बात करें तो वहाँ तो 6 तवों जैसी 6 तवों वैसी, लेकिन वो उनका रिफाइंड फ्लोर होता है, वो बहुत ही पतला लेयर होती है। यहाँ पे तो रोटी भी प्रॉपर बनती है और बनती भी पूरे तवे जितनी है।
उसके अलावा ये जो कंसेप्ट है कि रोटी घी के अंदर भीगी हुई हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बटर यूज़ करें, होममेड बटर यूज़ करें, आप रोटी उतारें, आप हल्का सा बटर ऊपर लगा लें, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन ये जो पराठों के ऊपर रखो और नीचे तेल गिर रहा होता है, तो वो तो ऑब्वियसली आपकी 100 बीमारियों की आगे चीज़ है। फर्स्ट थिंग, नाश्ते में पराठा खाने से कोई मसला नहीं, 6 इंच का पराठा खा लो या 2 स्लाइस ब्रेड खा लो, कैलोरीज आपको एक ही जितनी जा रही है, ठीक है। आप उसके अलावा अंडा लो, कोई मसला नहीं है। आप उसके अलावा एक लो GI वाला फ्रूट लो, ठीक है। 12 बजे हैं, आपने नट्स ले लो। नट्स में क्या आ जाता है कि आप बादाम ले लो, आप वो ले लो, काजू ले लो, अखरोट ले लो, लेकिन इसकी भी मॉडरेशन है। 4 से 5 बादाम, 1 से 2 अखरोट या 4 से 5 काजू। इसके मतलब नहीं कि आप 10-10, 12-12 खा लो, क्योंकि वो फैट ही है, हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन हैं तो वो फैट्स ही, तो हमने उसकी मॉडरेशन भी कंट्रोल में रखनी होती है। दोपहर का खाना है, दोपहर के खाने में आप लोग सैलड बाउल का रखो ताकि आपकी डाइजेशन प्रॉपर है। एक 6 इंच की रोटी लो, साथ वेजिटेबल या चिकन कोई भी ग्रेवी ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें। सेम विद द डिनर, डिनर को आप 7-7:30 तक माइंड अप करो। उसके बाद आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी इनहैंस करो, आप कोई ग्रीन टी लो, आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा और आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा वर्दा, इसी के साथ रेलिवेंट एक सवाल है कि हाउ डू कैलोरिक डेफिसिट डाइट्स प्लान ओबेसिटी मैनेजमेंट, कि अगर कोई बंदा ओबेसिटी मैनेजमेंट के ऊपर है और वो अपनी कैलोरी डेफिसिट भी डालना चाह रहा है कि उसकी 2000 कैलोरीज की नीड है, वो 1500 पे ले आए, तो फिर भी वेट रिडक्शन होती है, लाजमी वेट रिडक्शन होती है, बट इट अगेन डिपेंड कि उसका फिजिकल एक्टिविटी क्या है। आप बैठे हो, आप 1500 के जाए सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे, रात का खाना नहीं खा रहे, सिर्फ दोपहर की रोटी खा रहे हो, ठीक है, कैलोरी डेफिसिट होगा, लाजमी आपका वेट भी रिड्यूस होगा, बट वो कितनी देर रिड्यूस होगा, 4-5 दिन या 1-2 हफ्ते। उसके बाद वो स्टक हो जाएगा। क्यों स्टक हो जाएगा? क्योंकि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपने अपनी बॉडी को उस कैलोरी डेफिसिट में मेंटेन कर लिया है। वो जितना रिड्यूस होना था वो उन 15 दिनों में हो गया, उसके बाद वो रिड्यूस नहीं होगा, वो स्टक हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं होता कि आप कैलोरी डेफिसिट के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी ना रखो, आप बस कैलोरी डेफिसिट में जाते रहो, यानी कैलोरी डेफिसिट के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी होना लाजमी है। अच्छा, दूसरा मैं ये आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एक तो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, एक कीटो डाइट होती है। क्या ओबीज पेशेंट के अंदर इनमें दोनों में से कौन सी सेफ है, या दोनों सेफ है? दोनों ही शॉर्ट टर्म डाइट्स हैं, और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं दोनों डाइट ही रिकमेंड नहीं करती। ठीक है। फर्स्ट, कीटो डाइट तो बनी ही ऑटिज्म पेशेंट्स के लिए थी, ठीक है। वो ऑटिज्म या ADHD के पेशेंट्स के लिए बनी थी, जिसमें हमने कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना होता है ताकि उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो, ठीक है। तो इसलिए कीटो तो मैं वैसे ही रेकमेंड नहीं करती। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी मैं रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, फॉर टाइमिंग वेट रिड्यूस हो भी जाएगा, बट अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। अगर हम वेट लॉस के लिए देखें, ये दोनों डाइट यूज़ की जाती हैं, बट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। ये शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं, ये लॉन्ग टर्म मेथड्स नहीं है। अगर आपको एक वेट रिड्यूस करना है कि आपने इसको 2, 3, 4, 5, 6 साल मेंटेन रखना है, तो वो आपको उसके लॉन्ग टर्म मेथड्स पे जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये कहता हूँ, जो मुझे कह रहा है मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं कहता हूँ कि वो काम करें जो एप्लीकेबल हो, अफोर्डेबल हो और लॉन्ग टर्म आप उसको कंटिन्यू कैरी कर सकें। ये दोनों डाइट शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। आप 1 महीना करेंगे, 1.5 महीना, दैट्स इट, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा वर्दा, इसमें एक बात आती है कि लोग यहाँ पे, चूंकि हम जो पॉपुलेशन है एशियन, ये रोटी के बगैर और चावल के बगैर नहीं रह सकती। अब रोटी और चावल के साथ साथ अगर वजन को मेंटेन करें तो कैसे करें? अच्छा, अब यही है कि यहाँ पे रोटी 12 इंच की भी है, 6 इंच की भी है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, रोटी बनी किस चीज़ से? ठीक। 6 इंच की रोटी हाथ जितनी है, CD साइज रोटी आपको 80 कैलोरीज देती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपकी बॉडी में कार्ब्स की वो कैलोरीज जानी ही जानी है, ठीक है। उसके अलावा चावल 2/3 का प्राइस, अक्सर यहाँ पे कैफेज में उन्होंने एक छोटा बाउल उल्टा कर रखा होता है, ठीक है। वो एक छोटा बाउल और एक रोटी आपको एक जितनी कैलोरीज देती है, ठीक है। अगर आपने खानी है, आप 2/3 का प्राइस एट अ टाइम खाएं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप खा सकते हैं। आप 6 इंचेस की रोटी खाएं, होल व्हीट, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। कितनी खाएं एक दिन में? जिस तरह, अगर एक, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वेट टू वेट और हैबिट्स टू हैबिट्स, वो कितनी कंज्यूम कर सकता है, वो कर कितनी रहे और उसने कम कितनी कर सकता है। एक बंदा जो एट अ टाइम 3 रोटियां खाता है, मैं उसको एक रोटी पे एकदम नहीं ला सकती, मैं उसको 3 से 2 पे लाकर, 2 से 1 पे लाकर उसकी बाकी नीड्स पूरी करूंगी, बाकी चीज़ों से फिर मैं उसको इस मॉडरेशन में लेकर आऊंगी। इसलिए ये चीज़ पर्सन टू पर्सन, हैबिट्स टू हैबिट्स वेरी करती है। ठीक।
अच्छा, अक्सर हमने देखा है यूके ये में या यूएसए में जो लोग रहते हैं वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा रोटी खाते हैं, बाकी रूटीन्स के अंदर बाकी चीज़ों को होते हैं, उनका वजन भी नहीं बढ़ता। अच्छा, अब हम बात ये करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं तो लोगों के माइंड में ना 2-3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 तो वो ये पूछते हैं कि विच डाइटरी चेंजेस आर मोस्ट इफेक्टिव लोअरिंग एलडीएल, यानी एलडीएल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल लोग समझते हैं कि शायद ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो इसमें कौन सी ऐसी डाइट लें कि ये अगर बढ़ा हुआ है तो इसको कम किया जा सके, या ये फिजिकल एक्टिविटी से कम होता है? अच्छा, जो ओट्स और ब्रैन जो हाई फाइबर डाइट्स होती हैं, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से थ्रू स्टूल उसको कंबाइन करके निकालती है, ठीक है। तो आप हाई फाइबर डाइट लें और जिसमें ओट्स ब्रैन ये चीज़ें आती हैं, वो आपके एलडीएल लेवल्स को कम करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। दूसरा, एक बंदे अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बहुत कम लोग होते हैं जो पतले भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और ऐसा होता भी है, लेकिन ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल ओबेसिटी के साथ गेन करता है। एक पर्सन जिसका अब्डोमिनल फैट ज़्यादा है या जो पर्सन ओवरवेट में फॉल कर रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत है। अच्छा, एक इसमें ये भी आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ओमेगा 3 एसिड, इनका क्या रोल होता है कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट में? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे पास होते हैं हेल्दी फैट्स, ठीक है। ये हमें मिलते हैं ऑलिव ऑयल से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं नट से मिलते हैं, ये इन चीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल के, ठीक है। ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, ये आपके एचडीएल, जिनको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको स्लाइटली बढ़ाने में हेल्प आउट करते हैं, नॉट अ ह्यूज, ठीक है। और ये एलडीएल लेवल्स को कंट्रोल करता है। लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का ये फ़ायदा है कि हमारी बॉडी में जो हेल्दी फैट्स होते हैं, अगर हम इसको बैड फैट से करें तो हमारे बॉडी में नेचुरली एलडीएल लेवल्स कम हो जाएंगे और एचडीएल लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे। और ये आपको ज़्यादातर मिलता है फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल और नट्स में। और अगेन, ऑलिव ऑयल कुकिंग में यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसमें खाना नहीं पकाते। अगर आपने खाना पकाने के लिए कोई हेल्दी फैट यूज़ करना है तो आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर लें, ठीक है। आप सीड्स ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन ऑलिव ऑयल में खाना ना पकाएं। कोई होता है कोलेस्ट्रॉल के लोग अक्सर करते हैं कि हम तो खाना ही ऑलिव ऑयल में पकाते हैं, तो ऑलिव ऑयल में खाना नहीं पकाना चाहिए। ऑलिव ऑयल एक खास टेम्परेचर के बाद डीजनरेट हो जाता है और वो कैंसर कॉजिंग भी होता है, तो इसलिए ऑलिव ऑयल सिर्फ हम ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। यानी इसको आप सैलेड पे डाल सकते हैं, सैलेड पे डाल सकते हैं, अगर आप खाने के ऊपर हल्का सा डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुकिंग, हाँ, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। कुछ लोग नीम गर्म पानी में इसको मिक्स करके लेते हैं, लेकिन आपने इसको वो कुकिंग में नहीं यूज़ करना। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं चीज़ आपके साथ ये कंफ्यूजन उसकी दूर करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग जो ना सुबह उठते ही लेमन, शहद और नीम गर्म पानी लेते हैं, तो क्या ये सेफ होता है वेट रिडक्शन में, या क्या है इसमें? वेट रिडक्शन होता है, इससे अब्डोमिनल फैट कहते हैं कि आपका कम होता है लोगों के मुताबिक, ठीक है। लेकिन आप जब सुबह उठते हैं, आप एक लॉन्ग फास्टिंग से उठते हैं, ठीक है, और आपके इंसुलिन का लेवल भी हाई होता है और आप साथ ही लेमन ले लेंगे, ऑलरेडी आपके बॉडी के HCl लेवल्स हाई हुए होंगे और आप ऑलरेडी लेमन लेकर अपने आपको गर्ड वाली कंडीशन में ले जाते हैं। जो लोग ये खाते हैं, 2 चम्मच बीच में हनी डालेंगे, वो भी पता नहीं वो भी प्योर है या नहीं है, तो वो ये कि ऑलरेडी आपके इंसुलिन लेवल्स हाई हैं, हनी डालो, इंसुलिन लेवल्स और हाई हो जाए। लेमन लो, वो आपके रिफ्लक्स में आ जाए, वो आपको गर्ड हो जाए, और आप लोग कहते हैं सारा दिन हमसे कुछ खाया नहीं जाता। वो ना खाना बेहतरीन नहीं है, वो ना खाना एक बीमारी की जड़ है। तो आपने अगर सुबह उठ के लेना है, हाँ, हम सुबह उठ के निहार मुँह कहते हैं वेट लॉस के लिए आप चीज़ें लें, जिसमें हम कहते हैं तुक मलंगा, रात को आप भिगो कर रख दें, सुबह उठ के, हाँ, पंपकिन सीड्स ले लें, आप सुबह इनको नीम गर्म पानी के साथ कंज्यूम कर लें, तो वो इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर देन आप हनी या लेमन लें। अच्छा, दूसरा इसमें ये होता है कि मेडिटेशन और प्लांट बेस्ड जो आपकी डाइट होती है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में मदद देती है? मेडिटेरियन डाइट आपकी हेल्प आउट करती है, ठीक है, क्योंकि ये गुड इन फैट्स होती है, लेकिन अगेन एक खास अमाउंट में। अब यहाँ पे अगर करें तो जापान, चाइना, इनमें ज़्यादातर लोग मेडिटेरियन डाइट्स ही ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मेडिटेरियन डाइट्स का ये है कि यहाँ पे मेडिटेरियन डाइट्स को समझा जाता है कि आप बस फैट्स ले लो, बाकी चीज़ें ख़त्म कर दो। नहीं, अगर आप फैट्स हाई ले रहे हो तो वो आपके एलडीएल लेवल को भी कहीं ना कहीं रेस कर रहा है, लाजमी नहीं है कि वो आपके एचडीएल लेवल्स को ही रेस कर रहा है। और अगेन इसकी भी एक अमाउंट है कि आपने कितनी अमाउंट में लेना है। आप बगैर किसी न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन के या किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आप ऐसे ही नहीं ले सकते, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। आप दवाइयाँ अगर साथ ले रहे हैं और साथ आप खाना खा रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ ले रहे हैं, तो उनका आपस में इंटरेक्शन भी देखना होता है हमने साथ। ठीक है डॉक्टर वर्दा, हमने मोटों की बात भी कर ली, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं छोटों की। लोग हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, मेरा बच्चा बड़ा कमज़ोर है, अंडर वेट है, खांदा पींदा इन्हों लगता ही कुछ नहीं, तो यदि असी सेहत नूं किवें बेहतर कर सकते हैं?
अच्छा, बच्चों को ये होता है कि बच्चों को तो दिन में हम कहते हैं 8 मील्स दें, ठीक है। 8 मील्स क्यों? क्योंकि बच्चों की अभी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं। हमारे यहाँ पे ये होता है कि नहीं, बच्चे को ये नहीं देना, वो नहीं देना, नहीं, बच्चे को आप सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। आप बच्चे को एक बुफे टेबल लगा कर दें, ठीक है। आपकी बीइंग अ मदर या आपकी मेहनत है कि आपने बच्चे को एक बुफे टेबल देनी है, आपने उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें रखनी है, और ये बीइंग अ मदर्स की होती हैं कि आपने उसको किस तरह बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाना है। आप उसमें कोई रिफाइंड चीज़ें ना दें। मदर्स क्या करती है, मायोनीज देना स्टार्ट कर देती हैं, केचप देना स्टार्ट कर देती हैं। रिफाइंड चीज़ों को तो बिल्कुल क्विट कर दें। आप फ्रूट्स दे दें, आप उसको शेप्स में कट कर लें। आप फ्रूट दे दें, आप उसको पेस्ट में कन्वर्ट करके दे दें। आप उसकी वैरायटी चेंज करें। आप बच्चों की जिस जिस तरह से वैरायटी लेकर आएंगे, बच्चे उस तरह कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मिथ भी है, और आई डोंट नो लोग किस तरह उस चीज़ को लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अर्क देते हैं बच्चों को, होम्योपैथिक अर्क्स के आप बच्चों को हेल्दी कर देंगे, आप बच्चों को दिन में 2 चम्मच पिलाएं, बच्चे हेल्दी हो जाएंगे। तो आई वांट टू से कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ हेल्दी, एक्टिव, सारे माइलस्टोन्स अचीव हैं, तो डोंट गो बियॉन्ड कि उसका वेट क्यों नहीं गेन। ठीक हो गया, आप उसको नॉर्मल वेट में ही रहने दें दुबई। ठीक है। थैंक यू सो मच वर्दा, योर वैल्यूएबल इंसाइट्स, कि आपने अपनी जो थॉट्स हैं, जो सोच हैं, जो आपका एक्सपीरियंस था, वो आपने लोगों तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश की, और हम आपके मशकूर हैं कि आपने एक प्रॉपर टाइम दिया। हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, तो डॉक्टर वर्दा कैसर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? अच्छा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ जाएगा। करंटली मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में। बाकी मैंने अपना एक प्राइवेट सेटअप भी स्टार्ट करना है, मैं उसका भी आपको लिंक स्टार्ट कर दूँगी। इंस्टा पे आप मेरे पेज के थ्रू अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं अगर आपने प्राइवेट अपॉइंटमेंट्स लेनी है। और उसके अलावा पब्लिक सर्विस मैसेज के जो हमारी सुन्नत की मुताबिक सारी चीज़ें हैं, वो इतनी देर बाद अब आकर लोग मानना शुरू हुए हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। सारी चीज़ें खा सकते हैं, खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं, मॉडरेशन में आए, और हर चीज़ को एक नेचुरल तरीके से लें, रिफाइंड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से क्विट कर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपकी आमद का शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर वर्दा हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की, और आप लोगों को आसान अल्फाज के अंदर हमने डिफरेंट सवाल को डिफरेंट एंगल के साथ उनके सामने रखा, और कोशिश ये की कि जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी उनके ख्यालात हैं, वो आप लोगों तक एक आसान अल्फाज में पहुँचाने की कोशिश करें। इसमें हमने डाइट पैटर्न के ऊपर बात की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर बात की, वॉक के ऊपर बात की, फिर डाइट प्लान्स के ऊपर वॉक की, और फिर हमने कोशिश की कि डायबिटिक, प्री डायबिटिक, ओबीज, कोलेस्ट्रॉल, फिर इसके साथ अंडरवेट और हेपेटाइटिस जैसी जो अमराज हैं, इनके मुतल्लिका जो भी खुराक आप ले सकते हैं, किस मॉडरेशन में ले सकते हैं, इस सारे मौज़ूआत पर हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई किसी भी तरह का आपका सवाल व जवाब हो, आपके अपने ख्यालात हों, आपके अपने इजहार हों, तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ। कमेंट बॉक्स में जब आप आएँ तो नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है, हमारी आवाज़ मजबूत होती है, ज़्यादा लोगों तक हमें अपना मैसेज डिलीवर करने का मौका मिलता है। इसी तरह अगर आपको डॉक्टर साहबा के मुतल्लिका या हमारे इस प्रोग्राम के मुतल्लिका कुछ राय का इजहार करना है तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो इसको अपने सोशल सर्कल के अंदर, अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिलेटिव्स के अंदर और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे, डॉक्टर वर्दा और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।